क्या संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है? क्या संस्कृत कंप्यूटर्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए सबसे बढ़िया भाषा है? क्या संस्कृत से आपके मस्तिष्क का विकास होता है, यानी मेमोरी या स्मरण शक्ति या कहें याद रखने की शक्ति बढ़ जाती है, और वो भी इतनी कि आप किताबों की किताबें याद रख सके? या फिर संस्कृत भी आम भाषा है अंग्रेजी जर्मन की तरह? विज्ञान और वैज्ञानिक क्या कहते हैं संस्कृत के बारे में? प्रश्न बड़े सारे, जवाब वीडियो में। तो आइए बात करते हैं संस्कृत की, जानते हैं क्या कहते हैं साइंटिस्ट संस्कृत के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचाया गया, जिसका अर्थ है कि इसका ज्ञान लिखा नहीं गया, केवल पढ़ाया गया। इसके ज्ञान को गुरु ने शिष्य को मौखिक रूप से दिया, फिर भी यह ज्ञान कहीं खोया नहीं। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। साइंटिस्ट्स के मन में कौतूहल उठा कि इतना सारा ज्ञान का भंडार ये कैसे मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुआ? इतना कौन याद रख सकता है बे? अरे यहां साला 17 का पहाड़ा याद नहीं होता, ये पूरे वेद उपनिषद याद करके बैठे हुए हैं, वो भी 200-300। तो भैया ये कंठस्थ करने की जो शक्ति है ये कहां से आ रही है? तो साइंटिस्ट्स ने रिसर्च शुरू की और फाइनली साल 2018 में पता चला संस्कृत इफेक्ट के बारे में, और साइंटिस्ट संस्कृत इफेक्ट को देखकर और बावले हो गए। सुनिए। We compared professionally trained Vedic pundits, Yajurveda pundits from the Delhi area with carefully matched controls, and we found really large differences in their gray matter and cortical thickness between the two groups. So this is what's called a cross-sectional study, and cross-sectional studies show you that the phenomenon that you're interested in. So in this case, we're looking, is there some relationship of the brain plasticity or the changes in gray matter that might occur from this practice? Can we see such a difference between, and the way you look for that difference is you compare the two groups. ब्रेन के कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो बदले हैं औरों के मुकाबले, और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने सोचा था कि हिपोकैम्पस या मेमोरी का वो हिस्सा जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ था। Group of highly specialized memorizers and reciters of Vedic Sanskrit and of associated texts. Is there structural plasticity in their brains that's probably related to that practice? And we showed that for sure. We showed very dramatic differences in brain structure. Now we have a scientific evidence to prove why Sanskrit is called the perfect or refined language. Sunil Joshi's report, DD News. अब साइंटिस्ट्स ने रिसर्च जब शुरू की तो उन्होंने नॉर्मल लोगों को रखा और उनके ब्रेन को टेस्ट किया, और दूसरी ओर उन लोगों को रखा जिनको संस्कृत पढ़ाई जा रही थी, जो संस्कृत के श्लोक सुन रहे थे और उसका अध्ययन कर रहे थे। तो पता चला कि ब्रेन के अंदर जिस जगह पर मेमोरी स्टोर होती है वो संस्कृत सुनने वाले लोगों की बहुत बढ़ी हुई थी नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। और बस इसी वजह से जहां बाकी सभी सभ्यताएं बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाकर अपने ज्ञान को संजोने की कोशिश कर रही थी, वहां पर भारत में हमारा जो ज्ञान था सारा का सारा किताबें नहीं बल्कि दिमाग में सुरक्षित था। Sanskrit is also regarded the world over for its unique way of learning in which large texts are memorized verbatim. The four Vedas, the Upanishads, all have been preserved through this technique. While world over civilizations built large libraries to store knowledge, in India, through the tradition of Sanskrit, all the knowledge was stored in the human brain and passed from one generation to another. Since ages, this has been a mystery to the world. Now, through modern scientific research, this mystery seems to be unraveled at last.
A study on Sanskrit effect, which has been reported in the journal Scientific American, has claimed that memorizing Vedic mantras enhances the brain regions associated with cognitive functions such as memory. The term Sanskrit effect was coined by American neuroscientist and Sanskrit scholar James Hartzell. Hartzell studied Sanskrit at Harvard and Columbia University. अब एक और भोकाली फैक्ट बताता हूं। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट ने 45 लाख मैन्युस्क्रिप्ट आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें 25 लाख केवल और केवल संस्कृत के हैं। वो भी तब जब संस्कृत ओरिजिनली मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुई, ना कि लिखित रूप से। अब बात करते हैं एक फिजिसिस्ट डॉक्टर डीन ब्राउन की, जिन्होंने संस्कृत के बारे में काफी रिसर्च की और फिर बाद में इन्होंने उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। उनका कहना है कि संस्कृत में उपनिषद या अन्य चीजें पोएटिक तरीकों से लिखी गई हैं और उनको लिखने से उनका ना एसेंस खो जाता है, इसीलिए केवल 200 ही उपनिषदों को लिखा गया, उनका लिखित फॉर्मेट आया। बाकी उपनिषद अभी भी ओरल फॉर्म में पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाए जा रहे हैं। आप ये सुनिए। Me, how these texts are really to be chanted. They're like poetry in a way, and yet they have a precision to them. Could you read one of those? Yes, there are a couple hundred Upanishads known today, and when the rishis, the teachers, started teaching the Upanishads to the Western scholars a couple hundred years ago or 150 years ago. They were very open in chanting them at first, and then they realized that if they're written down, they lose some of the power. So only about 100 of them have been written, and the rest are still in the verbal tradition. Orally oral transmitted, tradition, memorized. which is the origin of all wisdom, is in the oral tradition. चलिए अब बात करते हैं संस्कृत और साइंस की। तो संस्कृत को काफी प्रिसाइज्ड लैंग्वेज माना गया है और डॉक्टर डीन ब्राउन बताते हैं कि संस्कृत बेहद प्रिसाइज है, बड़ी साइंटिफिक है और संस्कृत में उन बातों के अर्थ हैं जिन बातों को अंग्रेजी या किसी और लैंग्वेज में समझ पाना तक मुश्किल है। बाकी की भाषाओं में इमोशंस होते हैं, संस्कृत में प्रिसीजन है। सुनिए। Idiom, concepts like karma, concepts like Brahma. Yes, that's why we think of Sanskrit as a scientific language. The terms in Sanskrit are so precise that they're used in the street today in California, for instance, because the English equivalents don't exist. There are many, many words in Sanskrit that describe states of consciousness. States of consciousness, thinking, mentality. There are other languages that have feelings in them, but Sanskrit has precision for thought and consciousness. And metaphysics. And metaphysics, yes. And and science. concepts. वहीं नासा के एक साइंटिस्ट रिक ब्रिग्स संस्कृत के बारे में रिसर्च शुरू करते हैं और उसके उपरांत 1985 में भाई साहब ने अपनी एक रिसर्च को पब्लिश किया जो कि AI मैगजीन में छपा और उस रिसर्च में रिक ने लिखा संस्कृत बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है और संस्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने और उसमें काम करने के लिए बड़ी मदद कर सकती है। अब भाई ऐसा करो कि नासा के रिक ब्रिग्स को ना संघी भक्त कह के दफा करो, वही सही रहेगा। वहीं संस्कृत की जो ग्रामर है या अल्फाबेट है वो भी बड़े साइंटिफिक तरीके से डिजाइंड हैं। जैसे अगर आप क का उच्चारण करेंगे और अपनी दोनों उंगलियों को यहां लगा लेंगे तो आपको गले में वाइब्रेशन फील होगी। अब चलिए आप प का उच्चारण करिए, प बोलते समय दोनों होठ आपस में मिल जाएंगे। चलिए अब च का उच्चारण कीजिए, आवाज कहां से आ रही है उसके बारे में सोचिए। अब बोलिए ट। जब आपने ट बोला तो आपकी जीभ ऊपर टच हुई होगी। अब आप थ बोलिए तो आपकी जो जीभ है वो दांतों से टच हुई होगी। अब ये जो वर्णमाला है ना, इसको बोलकर देखिए, क ख ग घ ड़, सबकी साउंड कहां से आ रही होगी? सबकी साउंड यहीं से आ रही होगी। अगर इस वर्णमाला का जो पहला शब्द है उसमें होठ टकराते होंगे
तो बाकियों में भी होठ टकराएंगे। जहां पर पहले वर्ण की आवाज आएगी वहीं से बाकियों की भी आएगी। एक ऑर्डर है, एक मैथ है जो दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और इसीलिए स्पीच थेरेपी के लिए संस्कृत एक उत्कृष्ट लैंग्वेज मानी गई है। ये ना अभी एक बीजेपी के लीडर ने थोड़े टाइम पहले बोल दिया था और उसको बड़ा ट्रोल किया। मैंने यहां पर एक प्रूफ लगाया है, उसको देखिएगा कि किस तरीके से स्पीच का ट्रीटमेंट किया जाता है संस्कृत लैंग्वेज से। आशान्वित हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि संस्कृत की महिमा जो है वो सभी तक पहुंचे। उसके अलावा अगर आप हमारी टी शर्ट या हमारी मर्चेंडाइज लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। भोकालफैक्ट्री.com के थ्रू आप इन मर्चेंडाइज को ले सकते हैं। पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक पिन कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।